वेलकम स्टूडेंट्स, मैं एल.के. झा यूनिक न्यू भारती पब्लिकेशन की ओर से आज मैं आधुनिक भारत की एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रारंभिक टॉपिक लेके आया हूं, जिसका नाम है यूरोपियन व्यापारिक कंपनियों का भारत में आगमन। यह है, इसके अंतर्गत आप यह जानने का प्रयास करेंगे कि यूरोपियन कंपनी जो भारत या पूर्वी देशों में आए, किन परिस्थितियों में आई, क्या ऐसी आवश्यकता हो गई कि उन्हें नई समुद्री मार्ग की खोज करना पड़ा, उससे पूर्व वह किस प्रकार से पूर्वी देशों से और भारत से व्यापार कर रहे थे, इस खोज में किन किन व्यक्तियों ने समुद्री मार्ग की खोज में महत्वपूर्ण योगदान दिया, फिर किस तरह काफ़ी संघर्ष के बाद अंततः वास्को डी गामा भारत के तालिकट तट पर पहुंचने में सफलता पाया, और जब ये भारत आए फिर उसके बाद यहाँ यूरोपियन कंपनी क्रमशः पुर्तगाल, डच, ईस्ट इंडिया, अंग्रेज, डेनिश, फ्रांसीसी और स्वीडिश भारत आए। भारत में आकर फिर धीरे धीरे किस प्रकार भारत में राज स्थापित करने लगे और अंततः यहाँ ब्रिटिश राज लंबी अवधि तक शासन करने लगी। 1453 ईस्वी की एक महत्वपूर्ण घटना है कि कुस्तुनतुनिया, यहाँ देखिए कुस्तुनतुनिया जिसको अभी हम इस्तांबुल कहते हैं, जिसकी राजधानी बाजेंटाइना सम्राट की राजधानी कुस्तुनतुनिया थी। कुस्तुनतुनिया पर अरबों ने यानी मुस्लिम ने, उस्मानी वंश ने अधिकार कर लिया। तो जब कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया तो भारत से यूरोप का जो व्यापार था, भारत यूरोप व्यापार में बाधा आ गया। भारत यूरोप व्यापार में बाधा आ गया और फिर इस क्रम में बहुत बड़ी समस्या यूरोपियन को आया, विशेष रूप से मसाला के व्यापार में बाधा आने से बहुत सारे चीज़ों के वो लोग व्यापार भारत से किया करते थे, जिसमें मसाला, सूती वस्त्र, सोरा, नील आदि। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो थी वह थी मसालों का व्यापार। मसालों के लिए दक्षिण पूर्वी एशिया और भारत विश्वविख्यात है। भारत को मसाला का घर कहा जाता है। भारत में सबसे महत्वपूर्ण मसाला की उत्पादन क्षेत्र है वह केरल क्षेत्र है, केरल राज्य है। तो यूरोपियन कंपनी की, जब यूरोपियन की भारत आने की बाधा उत्पन्न हो गई, पूर्वी देशों से व्यापार करने में बाधा उत्पन्न हो गई, जो रेशम मार्ग जो कुषाण काल में प्रसिद्ध थी, उस पर कुस्तुनतुनिया क्षेत्र महत्वपूर्ण है, जिस पर अरबों का अधिकार होने के बाद यूरोप में इसी समय एक नई नई खोज हो रही थी, नई नई विचार आ रही थी, बौद्धिक ज्ञान हो रही थी, ज्ञान विज्ञान में भारी परिवर्तन आ रही थी, तर्क को अधिक महत्व दिया जा रहा था, बौद्धिक ज्ञानों की ओर अधिक वृद्धि हो रही थी। इसी क्रम में स्पेन और पुर्तगाल समुद्री मार्ग की खोज में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। स्पेन और पुर्तगाल ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। स्पेन की रानी इसाबेल, जिसे नेविगेटर रानी कहा जाता है, जिन्होंने इस खोज में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जैसा कि हम जानते हैं बार्थोलोमा डियाज जो है 1487 एडी में बार्थोलोमा डियाज ने सर्वप्रथम एक नई समुद्री मार्ग की खोज की, और वह एक नई समुद्री मार्ग की जो खोज की वह मार्ग है केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप होकर एक नई समुद्री मार्ग की खोज की, और ये अफ्रीका के पश्चिमी दक्षिण तट से होते हुए यह पूरब देशों के लिए एक नई मार्ग खोज की। इसी मार्ग से इसाबेल ने एक क्रिस्टोफर कोलंबस को भेजा, जो क्रिस्टोफर कोलंबस पूर्वी देशों की खोज के लिए निकला, लेकिन उन्होंने 1492 ईस्वी में अमेरिका की खोज की। कोलंबस ने 1492 ईस्वी में अमेरिका की खोज कर दी। हालांकि वो पूर्वी देशों की खोज के लिए आए थे,
लेकिन भूलवश अज्ञातवश वे अमेरिका की खोज कर दी। इसी क्रम में हम देखेंगे कि वास्को डी गामा जो पुर्तगाली यात्री हैं, पुर्तगाल के हैं, इन्होंने लिस्बन बंदरगाह से रवाना हुआ। ग्रेवलियन इनकी जहाज का नाम है और इनमें इनकी भारी समस्या आई और अंततः अब्दुल मनिक नाम की एक आर्मेनिया निवासी है, उनके सहयोग से वास्को डी गामा जो है वह भारत के लिए नई समुद्री मार्ग की खोज करने में सफल हुए। नई समुद्री मार्ग के खोज करने के क्रम में वास्को डी गामा की जो यात्रा है, यह आप देख लीजिए, सेंट हेलेना द्वीप होते हुए अटलांटिक ओशन पार करके केप ऑफ गुड होकर हिंद महासागर इंडियन ओशन होकर कालीकट तट पर पहुँचे और इस तट पर पहुँचने के क्रम में उन्हें भारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। इसमें आर्मेनिया निवासी अब्दुल मनिक ने इनको सहयोग दिया। वास्को डी गामा 17 मई 1498 ईस्वी को कालीकट तट पर आए और कालीकट तट पर इनकी स्वागत किया गया। कालीकट तट पर इनकी स्वागत किया गया और वह स्वागत करने वाले थे कालीकट के दरबार के जेमोरिन जो किसी राजा की उपाधि नहीं थी, राजा की उपाधि थी, किसी राजा का नाम नहीं थी। वह कालीकट तट पर इनका स्वागत किया। अब जो वास्को डी गामा भारत आए, भारत से जब यहाँ से वह लेकर गए जो मसाला, उससे लगभग 60 गुना मुनाफा हुआ। इसके बाद पुनः दूसरी पुर्तगाली यात्री पेट्रो अल्वा क्रेम्बल मार्च 1500 ईस्वी में भारत आया और फिर वास्को डी गामा 1501 ईस्वी में भारत आए। इसके बाद भारत में पुर्तगालियों ने एक फैक्ट्रिक कारखाना की स्थापना की और वह कारखाना 1502 ईस्वी में कोचिन में स्थापित किया गया। ध्यान रखना है कि ये जो कारखाना शब्द है, इस पर ध्यान देना है आप लोग को कि ये कारखाना में किसी चीज़ की प्रोडक्शन नहीं होती थी, मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती थी, बल्कि ये कारखाना एज ए गोदाम था, स्टॉकेज की तरह यह गोदाम था जहां स्टोरेज किया जाता था सामान। जो विदेश से वे कोई वस्तु लाते थे उस वस्तु को यहाँ रखते थे और यहाँ के वस्तु जो जमा करते थे, कलेक्ट करते थे, फिर उसे विदेश अपने देश ले जाएंगे, यूरोप ले जाएंगे। उस समय में अंतराल में जो सामान रखी जाती थी जहाँ, उसे वह लोग कारखाना कहते थे। उस कारखाना को हम लोग आज के दौर में जिसको गोदाम कहते हैं, तो यह गोदाम के रूप में प्रयोग करते थे। भारत आने वाला पहली कंपनी जो है, भारत आने वाली पहली जो कंपनी है वह यूरोपियन कंपनी है। जैसा कि आप जानते हैं, पहली आने वाला यूरोपियन कंपनी पुर्तगाल है, फिर भारत में डच आए 1602 में, अंग्रेज आए 1608 में, डेनिश 1616 में, फ्रांसीसी 1664 में, स्वीडिश 1731 में आने वाली ये महत्वपूर्ण कंपनी है। ध्यान रखना है कि आपसे प्रश्न पूछी जाती है कि वास्को डी गामा भारत कब आए, वास्को डी गामा भारत के किस तट पर आए, वास्को डी गामा किसके दरबार में गए, तो वास्को डी गामा कहाँ के यात्री थे। ऐसे प्रश्न आपसे जो है पूछी जाती है। बीपीएससी सब में जिस तरह पूछी गई है कि वास्को डी गामा भारत आए, उसमें सहयोग मार्गदर्शक कौन थे, तो वास्को डी गामा के मार्गदर्शक कौन थे? अब्दुल मनिक। आपको ये प्रश्न बीपीएससी भी पूछी है कि वास्को डी गामा को दिशा निर्देश देने वाले, मार्गदर्शन देने वाले कौन थे, तो अब्दुल मनिक थे। तो इस क्रम में हम देखेंगे कि भारत में जो यूरोपियन कंपनी की आगमन हुई, इसमें पुर्तगाल भारत में उपनिवेश स्थापित करने का प्रयास किया, डच किया, अंग्रेज किया, डेनिश किया, फ्रांसीसी किया। इन कंपनियों की भारत में विस्तार हुई, जिस पर आपको हम स्नेह एक के बाद एक बताने का प्रयास करेंगे। आपसे कभी प्रश्न पूछी जाएगी कि भारत आने वाली यूरोपियन कंपनियों का क्रम,
तो क्रम में क्रमशः यही सजाना है कि पुर्तगाल, डच, अंग्रेज, डेनिश, फिर जो है फ्रांसीसी और अंत में जो है स्वीडिश यानी स्वीडन आए। कभी कभी मैचिंग देगा। अब ये जो 1502 है, 1602 है, 1608 है, 1616 है, 1664 है, एक तरफ कलम बना देगा, दूसरा तरफ कूट दे देगा ये कंपनी और कहेगा मैचिंग कीजिए। तो इस तरह से आपसे प्रश्न बार बार पूछी जाती है। कभी कभी प्रश्न होगा फ्रांसीसी भारत में कब कंपनी स्थापित किया, कभी अंग्रेज भारत में सर्वप्रथम कब आए, तो भारत में आने वाला पहला आधुनिक समय यूरोपियन यात्री कौन थे, तो पहला यूरोपियन यात्री भारत आने वाला कौन होंगे, वास्को डी गामा ही होंगे। दूसरा भारत आने वाला यूरोपियन कंपनी अथवा पुर्तगाली कंपनी कौन होंगे, तो एल पेट्रो अल्वा कैब्रल होंगे। तो कहने का अर्थ है कि इस तरह से आपको बहुत सारा प्रश्न बनती है। हमने आपको यह बताने का अब तक प्रयास किया कि वास्को डी गामा किन परिस्थितियों में भारत आया और वह आकर सर्वप्रथम कहाँ रुके, किनके दरबार में गए। ध्यान रखना है, एक प्रश्न आपसे पूछी गई है एक बार कि वास्को डी गामा, दरोगा में पूछी गई है कि वास्को डी गामा कितने बार भारत आए, तो वास्को डी गामा भारत में 2 बार आए हुए हैं। अब हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि भारत आने वाले यूरोपियन कंपनी में, आज हम सिर्फ आपको पुर्तगाली कंपनी के बारे में बताएंगे कि भारत आने वाली जो पहले यूरोपियन कंपनी थी वह पुर्तगाली कंपनी थी। यूरोपियन कंपनी का भारत आने का उद्देश्य जो था केवल व्यापार करना था, लेकिन भारत में जो राजनीतिक कमजोरी थी, जो आपस में एकता की कमी थी, यहाँ की जो अव्यवस्था थी, उसका लाभ उठाकर यूरोपियन कंपनी अपनी उपनिवेश स्थापित करने में सफल हुआ। इस क्रम में हम पुर्तगाली की सिर्फ चर्चा करने जा रहे हैं कि पुर्तगाली जो पहली यूरोपियन कंपनी है भारत आई, तो भारत आने पर उसने क्या भारत में कहाँ अपना राज स्थापित किया और क्या उनकी देन है। तो हम सिर्फ यहाँ पुर्तगाली पर चर्चा करने जा रहे हैं। भारत आने वाली पहली यूरोपियन कंपनी कौन थी, पुर्तगाली थी। यूरोपियन कंपनी में पुर्तगाली पहली है। पहली कारखाना इन्होंने कहाँ स्थापित किया, तो कोचिन में स्थापित किया। कब स्थापित किया, तो 1502 ईस्वी में कोचिन में स्थापित किया। फिर मुस्लिमपट्टनम, पुलिकट आदि क्षेत्रों में भी स्थापित किया। अकबर से आदेश मिलने के बाद हुगली क्षेत्र बंगाल में भी इन्होंने अपनी कारखाना स्थापित की। लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण है वह पुर्तगालियों के लिए है गोवा, जिस पर हम आगे चर्चा करेंगे। भारत में पुर्तगालियों के 2 महत्वपूर्ण गवर्नर हुए हैं। इसके अतिरिक्त अन्य गवर्नर ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाया, जिसमें पहला गवर्नर है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा आपसे प्रश्न बार बार पूछी जाती है, दरोगा में पूछी है, एसएससी में पूछी गई है, रेलवे में पूछी गई है, बीपीएससी में पूछी गई है, यूपीएससी में पूछी गई है कि भारत आने वाला भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन थे। तो भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर जो थे वह फ्रांसिस्को डी अल्मीडा है, जो 1505 से 1509 ईस्वी तक भारत में इन्होंने गवर्नर के रूप में, पुर्तगाली गवर्नर के रूप में कार्य किया। हम लोग को यह जानना है कि अल्मीडा की क्या उपलब्धि रही भारत में। अल्मीडा जो भारत में पहली पुर्तगाली गवर्नर थे, उनकी क्या उपलब्धि रही, तो हम देखेंगे इनकी सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि है कि ये भारत में कारखाना स्थापित की। और सबसे बड़ी बात है कि अल्मीडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी चलाया। ये ब्लू वाटर पॉलिसी क्या होता है, प्यारे छात्र छात्राओं, ये आपसे बार बार प्रश्न आती है कि ब्लू वाटर पॉलिसी किसने चलाया, यह क्या है। तो ब्लू वाटर पॉलिसी का हिंदी हुआ शांत जल नीति। इसका हिंदी हुआ ब्लू वाटर पॉलिसी का अर्थ हुआ शांत जल नीति। शांत जल नीति क्या है, इसका अर्थ हुआ कि समुद्र पर नियंत्रण। अल्मीडा यह भलीभांति समझ गया था कि यदि भारत में अपना व्यापार बढ़ाना है, वर्चस्व स्थापित करना है, पूर्वी देशों से व्यापार को
और विरल रूप से बनाए रखना है, तो इसके लिए हमें समुद्र पर नियंत्रण करना होगा। और इन्होंने इस तरह की नीति अपनाना प्रारंभ किया जिससे समुद्र पर इनका प्रभाव बढ़ने लगा, हिंद महासागर पर इनका प्रभाव बढ़ने लगा। इनकी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि रही। सबसे अधिक प्रश्न जो पुर्तगालियों से आपसे पूछी जाती है वह पूछी जाती है अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्फांसो डी अल्बुकर्क जो 1509 से 1515 ईस्वी तक भारत में पुर्तगाली गवर्नर रहे। ये वास्तव में भारत में पुर्तगाली राज के संस्थापक थे। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा भारत में फ्रांसीसी राज की नींव रखी, लेकिन उस राज को विस्तार वास्तविक रूप से आधार देने का काम जो है वह अल्बुकर्क ने किया। अल्बुकर्क भारत में फ्रांसीसी राज के वास्तविक संस्थापक माना जाता है। यह भारत में फ्रांसीसी के सबसे महानतम गवर्नर हुए। इन्होंने भारत में वैवाहिक संबंध स्थापित कर पुर्तगालियों को अधिक से अधिक जनसंख्या बढ़ाने का प्रयास किया। इनका कहना था कि यदि हम जनसंख्या विस्तार करेंगे तो भारत में राज करना हमारा सरल होगा। इसलिए पुर्तगालियों को इन्होंने भारतीय महिलाओं से विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया और यह भी बताया कि इससे भारत में पुर्तगालियों का राज विस्तार में काफी लाभ मिलेगा। दूसरा, इनकी जो एक महत्वपूर्ण नीति जो ब्लू वाटर पॉलिसी अल्मीडा के द्वारा चलाया गया उसको मूर्त रूप देने का काम जो है वह अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने किया। अल्बुकर्क ने कोलंबस, हरमुज, मलक्का आदि क्षेत्रों पर अधिकार कर हिंद महासागर, अरब सागर, भूमध्य सागर क्षेत्र में, लाल सागर क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ाने का प्रयास किया। वहां अब पुर्तगालियों का दबदबा बनने लगा। मॉरिशस क्षेत्र पर भी पुर्तगालियों का दबदबा बन गया। स्पष्ट है कि हिंद महासागर, अरब सागर, भूमध्य सागर और लाल सागर जैसे क्षेत्र पर पुर्तगालियों का दबदबा रहा और यह दबदबा लंबी अवधि तक रही। अल्बुकर्क का जो सबसे महत्वपूर्ण भारत में उपलब्धि है यानी विजय अभियान है वह है गोवा पर विजय प्राप्त करना। 1510 ईस्वी में अल्बुकर्क ने बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह जो बीजापुर के सुल्तान है उसे पराजित कर दिया और फिर ये गोवा पर अधिकार कर लिया। गोवा पर इनकी विजय सबसे महान विजय थी। तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क का सबसे महान देन गोवा पर इनका नियंत्रण करना था, समुद्र में अपना अधिक वर्चस्व के साथ विस्तार करना था। जैसा कि हम जानते हैं कि अल्बुकर्क के बाद अन्य जो गवर्नर हुए उसमें नूनो दी कुन्ना और कास्त्रो, नूनो दी कुन्ना और कास्त्रो दो महत्वपूर्ण पुर्तगाली गवर्नर हुए हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि 1530 ईस्वी में गोवा को पुर्तगालियों ने अपना मुख्यालय बना लिया और ये गोवा पुर्तगालियों का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र रहा। आज भी गोवा में यूरोपियन प्रभाव अधिक देखने को मिलती है। पुर्तगालियों का भारत में क्या देन है? आपका पहला जो है प्रश्न है कि पुर्तगालियों का भारत में क्या देन है। यहाँ से आपसे बहुत सारे प्रश्न बनती है और आपसे बार बार पूछी जाती है। पुर्तगालियों का भारत में जो देन है, एक छापाखाना, प्रिंटिंग प्रेस। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना गुटनबर्ग द्वारा किया गया और भारत में पहली छापाखाना प्रिंटिंग प्रेस स्थापित करने का श्रेय किसको है? पुर्तगालियों को है। भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस कहाँ स्थापित किया गया? तो गोवा में स्थापित किया गया और ये स्थापित करने का श्रेय किसको है? पुर्तगालियों को है।
पहला चर्च गिरजाघर भारत में सेंट जेवियर के प्रयास से गोवा में स्थापित किया गया। भारत में पहला चर्च जो है कैथेड्रल चर्च जो है ये गोवा में है और यह स्थापित करने का श्रेय पुर्तगालियों का है। भारत में आधुनिकीकरण की न्यायालय की स्थापना करने का श्रेय भी प्रारंभ में पुर्तगालियों का ही रहा। भारत में आलू, मक्का, तंबाकू, टमाटर, लाल मिर्च जैसे फसलों की उत्पादन पुर्तगालियों का देन है। आलू, तंबाकू और मक्का जैसे फसल भारत में पुर्तगालियों का देन है। जैसा कि आप जानते हैं कि पुर्तगालियों ने ही भारत में सर्वप्रथम तंबाकू, मक्का और आलू की खेती प्रारंभ की। पुर्तगालियों की गोवा से एक मिशन ईसाई मिशनरी मानसेट की अध्यक्षता में नेतृत्व में 1580 ईस्वी में अकबर के दरबार में गया था। जैसा कि जानते हैं कि इस अकबर को ईसाई धर्म बनाने का प्रयास किया। अकबर ने जब ईसाई धर्म मानने से इनकार कर दिया तो कहा गया इनके द्वारा कि ये महामूर्ख शासक हैं। आपको यहाँ से भी प्रश्न बनती है कि कहाँ से अकबर के दरबार में ईसाई मिशनरी की जो एक मानसेट के नेतृत्व में एक मिशन गई थी वे कहाँ से गई थी? तो वह गोवा से गई थी और उस मिशन की अध्यक्षता कर रहे थे फादर मानसेट। और गोवा से जाकर जब अकबर से मिला, अकबर को ईसाई धर्म बनाने का प्रयास किया। ईसाई धर्म से प्रभावित अकबर जब नहीं हुआ, प्रभावित तो कुछ हुआ लेकिन वह ईसाई धर्म मानने से इनकार किया। तो इस स्थिति में कहा कि अकबर महामूर्ख शासक हैं। पुर्तगालियों के बारे में यह समझना है कि पुर्तगाली भारत पर सबसे पहली आने वाले यूरोपियन कंपनी थी। भारत में उनकी शासन व्यवस्था जब प्रारंभ हुई उसके 100 वर्ष बाद ही कोई दूसरी यूरोपियन कंपनी भारत में आई। तो फिर ये यूरोपियन कंपनी जो पुर्तगाली यूरोपियन कंपनी है वह भारत में क्यों अपना राज स्थापित करने में सफल नहीं हुआ, जो कि बाद में अंग्रेज करने में सफल हुआ। तो इसका कुछ मूलभूत कारण थे। पहला कारण है कि पुर्तगालियों बहुत ही कट्टर थे। धार्मिक दृष्टि से पुर्तगाली बहुत ही कट्टर थे। वे सिर्फ हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध धर्म के प्रति ही कट्टरता नहीं दिखाई, बल्कि कैथोलिक छोड़कर किसी अन्य शाखा जो ईसाई धर्म की थी, जिस तरह प्रोटेस्टेंट आदि के प्रति भी इन्होंने कट्टरता दिखाई। स्पष्ट है कि धार्मिक कट्टर था जो पुर्तगाली ने सिर्फ हिंदू, मुस्लिम आदि के प्रति नहीं दिखाई, बल्कि ईसाई धर्म में भी कैथोलिक धर्म के अतिरिक्त अन्य धर्म के प्रति दिखाई, जिसके परिणाम स्वरूप इसके विरोधी बहुत ही सशक्त हो गए। पुर्तगालियों के पतन का एक बहुत बड़ा कारण था कार्टेज व्यवस्था। आपसे प्रश्न बार बार आती है कि कार्टेज क्या था? तो कार्टेज एज ए परमिट है। कोई भी कंपनी, चाहे यूरोप की कंपनी जो पूर्वी देशों की ओर व्यापार करने के लिए आएगी समुद्र से होकर, अथवा भारत की या पूर्वी देशों की कोई कंपनी जो यूरोप या पश्चिमी देशों से व्यापार करने के लिए समुद्र से होकर जाने का प्रयास करेगी, उन्हें ये कार्टेज लेना अनिवार्य था। और जो ये कार्टेज लेने से मना करते थे अथवा जिस जहाज ने यह परमिट नहीं ली, उस जहाज को पुर्तगालियों द्वारा जब्त कर ली जाती थी अथवा उसको डुबो दी जाती थी, नष्ट कर दी जाती थी। लगभग 150 वर्ष तक हिंद महासागर पर पुर्तगालियों का एकाधिकार रहा। ब्लू वाटर पॉलिसी पुर्तगालियों का बड़ी ही सफल रहा। जैसा कि जानते हैं कि ये कार्टेज व्यवस्था के परिणाम स्वरूप यूरोपियन कंपनी भी पुर्तगालियों के विरुद्ध में आ गए और भारत या एशियाई जो दक्षिण पूर्वी एशियाई देश थी वह भी पुर्तगालियों के विरोध में आ गए। एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि उनकी सफलता, उनकी पतन का एक और कारण कि वे सिर्फ समुद्री तटीय क्षेत्र तक रहे।
स्थल भाग में बहुत प्रभावशाली भूमिका निभाने की स्थिति में नहीं आई। हालांकि पुर्तगाली क्षेत्र में एक बहुत ही महत्वपूर्ण है कि उनकी हुगली क्षेत्र में बस्ती थी। आपसे एक प्रश्न होती है कि शाहजहां के काल में 1630 से 32 के बीच हुगली क्षेत्र में किसने उत्पात मचाया? तो हुगली क्षेत्र में उत्पात मचाने वाले था वह पुर्तगाली था, अंग्रेज नहीं था। क्योंकि आपको होगा निम्नलिखित में कौन था, बीपीएससी दरोगा आदि परीक्षा में ये प्रश्न पूछी गई है, तो उसमें उत्पात मचाने वाले में जो था वह पुर्तगाली ही था हुगली क्षेत्र में। शाहजहां के पीरियड में जिसको मुगल सेनापति कासिम खान ने पूरी तरह से दमन किया, ये लोग उस क्षेत्र में लूटपाट उत्पात मचाने का प्रयास किया। तो इस तरह से ये भी इनकी कमजोरी एक बन गई। पुर्तगाली जो गोवा दमनदीव क्षेत्र में अपना प्रभाव रखा, लेकिन वह प्रभाव बहुत ही लंबी अवधि तक रही, लेकिन वह भारत पर उपनिवेश स्थापित करने के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण नहीं रही। जैसा कि हम जानते हैं कि गोवा पर पुर्तगालियों का कब्जा कब हुआ? 1510 में। और गोवा को हमने कब आजाद कराया? 1961 में। तो भारत में सबसे पहले आने वाली कंपनी कौन थी? तो पुर्तगाली थी। भारत से बाहर जाने वाली सबसे अंतिम कंपनी कौन थी? तो पुर्तगाली थी। भारत में सबसे लंबी अवधि तक शासन करने वाली कंपनी कौन थी? पुर्तगाली थी। सबसे लंबी अवधि तक शासन किस शहर नगर पर किया गया, क्षेत्र पर किया गया? तो वह गोवा पर किया गया, जो गोवा 1987 में भारत का 25वां राज्य बना। तो गोवा जो भारत का बहुत ही छोटा क्षेत्रफल वाला राज्य है, गोवा क्षेत्रफल जो 1510 ईस्वी में अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने बीजापुर से छीन लिया था, जिसे 1961 ईस्वी में भारत सरकार ने पुलिस कार्रवाई के द्वारा भारत से पुर्तगालियों को बाहर किया। गोवा पर भारत सरकार ने कब्जा किया और 1987 में गोवा को भारत का 25वां राज्य की दर्जा दी गई। जैसा कि हम जानते हैं कि गोवा आज भी भारत में यूरोप कहा जाता है। भारत में जीता जाता यूरोपीय संस्कृति का जो प्रभाव है वह गोवा में देखा जा सकता है। गोवा को जीवांत यूरोप कहा जाता है। यूरोप का भारत, भारत में यूरोप, यदि आपसे प्रश्न हो कि भारत में यूरोप, तो वह गोवा ही होगा। भारत में सबसे अधिक यूरोपियन सांस्कृतिक या धर्म का प्रभाव, तो उसका उत्तर गोवा होगा। गोवा भारत के काफी प्रभावशाली राज्य है, जो छोटा राज्य है लेकिन विकसित अवस्था में है। गोवा से 1961 ईस्वी में भारत सरकार ने अंग्रेज को 1961 ईस्वी में भारत सरकार ने पुर्तगाली को बाहर किया। जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपको बताने का प्रयास करेंगे अन यूरोपियन कंपनियों के बारे में भी हम आगे बताने का प्रयास करेंगे, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण यूरोपियन कंपनी पर चर्चा हम आने वाले समय में करेंगे। वह होगा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो भारत पर शासन स्थापित किया और फिर भारत में एक राज्य स्थापित किया, जो लगभग 200 वर्षों तक भारत पर ब्रिटेन का शासन का कारण बना। धन्यवाद।